हेलो स्टूडेंट, क्या आपके भी मॉक टेस्ट में मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे? क्या आपका भी मॉक टेस्ट में 200, 300, 400 या 400 के बिलो मार्क्स आ रहे हैं? आपने सारी स्ट्रेटजी वीडियो देख ली, सारी स्ट्रेटजी लगा ली, आपने एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, पीवाईक्यू सॉल्व कर लिए, आप थ्योरी भी पढ़ रहे हैं, फिर भी मार्क्स इंप्रूव नहीं हो पा रहे हैं। ये सिर्फ आपका हाल नहीं, 70% स्टूडेंट का यही हाल है। आप सभी एक कॉमन मिस्टेक कर रहे हैं। आप बोलेंगे नहीं सर मैं तो सब कुछ कर रहा हूं, नहीं कर रहे ना आप सब। बस एक चीज बताऊंगा, एक दिन सिर्फ 4 घंटे अपने आप को देने हैं, गारंटी है 100% मार्क्स इंप्रूव होंगे। सुनिए, एक चीज मैं आपको बताता हूं, समझिए। पहले मैं बात करता हूं एनसीईआरटी की। बहुत सिंपल है, कुछ रॉकेट साइंस नहीं। रीजन ये है कि हम जब पढ़ते हैं ना तो हमारा फोकस नहीं होता। ध्यान से 2 मिनट देख लो, आप समझ में आ जाएगा कि आप क्या मिस्टेक कर रहे हैं। सुनिए, एनसीईआरटी अगर मैं सिर्फ बायोलॉजी की बात करूं बच्चों, 11th और 12th मिलाकर के तो टोटल 32 चैप्टर है। 32 जो चैप्टर हैं इनमें कितने 500 पेजेस हैं ऑन एन एवरेज, मैं मानकर चलता हूं। तो क्या मैं बोलूं कि 500 पेजेस में प्रॉब्लम है? नहीं सर। क्या 500 पेजेस आपने पढ़े नहीं है? नहीं सर, मैंने तो पढ़े हैं। सुनिए, मैं ये कहता हूं सर 11th एंड 12th, 11th में टोटल कितने हैं 19 चैप्टर्स हैं, 12th में कितने चैप्टर हैं 13 चैप्टर हैं। अब मैं ये कहता हूं, सपोज करिए आप क्लास 11th का कोई चैप्टर उठा लीजिए। चलिए आप उठाते हैं, सपोज करिए ओपन करते हैं एक चैप्टर, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। तो मैं पूछता हूं इस चैप्टर में आपको क्या क्या चीजें पता है? आप बोलेंगे सर मुझे रेस्पिरेटरी सिस्टम पता है, उनको ऑर्डर पता है, लंग्स पता है, लंग्स की कवरिंग पता है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस है ना, ये भी पता है, कितना पार्शियल प्रेशर होता है ये भी पता है। फिर प्रॉब्लम कहां आ रही है? प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं। प्रॉब्लम आती है जब क्वेश्चन आते हैं पल्मोनरी वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से। प्रॉब्लम तब होती है जब क्वेश्चन आते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व से। प्रॉब्लम तब आती है जब आपको क्वेश्चन आ जाता है रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग से। ये वो टॉपिक है जहां से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं और लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। एंड दूसरा अगर मैं एग्जांपल दूं, अगर मैं बोलता हूं कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन, ये चैप्टर आप ओपन करेंगे तो बच्चा बोलेगा सर किडनी तो मुझे पता है, नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी पता है, ये पता है, वो पता है, सब कुछ पता है। फिर प्रॉब्लम कहां है? प्रॉब्लम है रेगुलेशन ऑफ किडनी में, है ना। रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरॉन सिस्टम, है ना। हाइपोथैलेमस के थ्रू कैसे कंट्रोल होता है ना। हार्ट कैसे कंट्रोल करता है किडनी, इवन रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है, एक्टिवली रीअब्जॉर्प्शन कहां से होता है, कौन कौन से ऐसे पर्टिकुलर चीजें हैं जिनका एक्टिव एब्जॉर्प्शन होता है, किसका पैसिव एब्जॉर्प्शन होता है। यहां से जब क्वेश्चन आते हैं तो बच्चा कंफ्यूज होता है। मैं कहना क्या चाहता हूं, बाकी सारी चीजें सभी पढ़ रहे हैं, आपको क्या करना है, जो टॉपिक है ना, डिफिकल्ट टॉपिक है, उनकी अलग से लिस्ट बनानी है चैप्टर वाइज। फॉर एग्जांपल मैं आपको बता दूं, जैसे फोटोसिंथेसिस, देखो चैप्टर इजी है, चैप्टर इजी है, आपको पता है क्लोरोप्लास्ट है होता है सर, फोटोसिंथेसिस होती है, ये होता है, वो होता है। लेकिन क्वेश्चन जब आ जाता है लाइट रिएक्शन में साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन से, हवा नहीं लगती लोगों को। जब क्वेश्चन आ जाते हैं कि मुझे बताइए C3 साइकिल C4 साइकिल से क्वेश्चन आ जाए, तो वहां से तुम क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाते। रीजन क्या है? ये तो सभी पढ़ रहे हैं ना कि हाँ भाई लाइट रिएक्शन तो ग्रेना में हो रही है, डार्क रिएक्शन स्ट्रोमा में, ये तो सभी पढ़ रहे हैं। लेकिन क्वेश्चन देखिए आप कहां से आ रहे हैं। जब क्वेश्चन इन टॉपिक से आता है तो कैसे फ्रेम होता है। बाकी तो सभी पढ़ रहे हैं ना, ह्यूमन फिजियोलॉजी से भी पढ़ रहे हैं, लेकिन रेस्पिरेशन इन प्लांट, ग्लाइकोलाइसिस, क्रेब्स साइकिल, एटीसी से क्वेश्चन आ गया, हवा तक नहीं लगती लोगों को। तो एक चीज समझो आप, कॉमन मिस्टेक क्या है, मैं क्या कह रहा हूं, आपको करना क्या है, सिर्फ 4 घंटे बेटा। 11th के लिए 2 आवर्स और 12th के लिए भी 2 आवर्स, बस इतना ही देना, 4 घंटे देने। क्या करो, चैप्टर वाइज है ना, चैप्टर वाइज सपोज करो चैप्टर फर्स्ट है तो उसको देखो आप, उसमें कौन सा ऐसा टॉपिक है जो आपके लिए डिफिकल्ट है और वहां से क्वेश्चन आए, उन टॉपिक्स का नाम लिख लो आप सामने। और जितने भी आप टॉपिक देख लीजिए, जैसे मैं 12th में बताऊंगा आपको, 12th में जैसे आप देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ से कॉन्ट्रासेप्टिव, है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव जो मेथड होता है वहां से पक्का क्वेश्चन आते हैं, वहां पर भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। जेनेटिक्स डिसऑर्डर से 100% क्वेश्चन आते हैं, है ना, देखिए वहां से भी लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है। चाहे हम बात करें एक्स-लिंक्ड या फिर एक्स-लिंक्ड डिसऑर्डर या फिर बोले ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर, वहां से क्वेश्चन आते हैं। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर, वहां से क्वेश्चन आते हैं। तो ये चीजें जो फिक्स है, जिसमें कंफ्यूजन है आपको, वो सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको चैप्टर वाइज बना लेने हैं। 2 घंटे आप दीजिए 11th के टॉपिक को, 2 घंटे दीजिए 12th के टॉपिक को, और इनकी प्रिपरेशन करिए। क्या करना है सर? मैं कहता हूं सर मैं आपके साथ हूं, आपको जो भी टॉपिक डिफिकल्ट लगता है वो कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए, उस पर वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कर दूंगा। या फिर आप दूसरी वीडियो जो ऑलरेडी हैं जिससे आपको समझ में आया उससे देखिए, और शॉर्ट देखिए, है ना।
1.5 पर देखिए या फिर 1.2x पर देखिए, जिससे जल्दी आप सिलेबस कवर कर सके। एंड वेरी इंपॉर्टेंट, जब भी पढ़िए तुरंत उसके नोट्स बना लीजिए, तुरंत नोट्स बनाइए, क्योंकि दोबारा फिर माइंड से निकल जाएगा तो रिवाइज करने के लिए फिर से पूरा वीडियो देखोगे, तुम टाइम वेस्ट करोगे। तो ज्यादा बेटर क्या है कि जब आप वीडियो देख रहे हैं 10 मिनट की 12 मिनट की, उसी टाइम 10 मिनट लेकर के उसके नोट्स बना लें, ज्यादा बेटर होगा। और रही बात कि जो इंपॉर्टेंट है, देखो आप इसमें भी जब आप देखेंगे ना तो कुछ ऐसे टॉपिक होंगे जो आपको नहीं आते बट वो इंपॉर्टेंट भी उतने नहीं है बट उतने नहीं है। तो मैं ये कहता हूं पहले उन टॉपिक को सेलेक्ट करो जहां से मोस्ट ऑफ द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहां से ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम होते हैं, उनको पहले आप कवर करिए। आप लिस्ट बनाइए, अप्लाई करिए, 100% आपके मार्क्स इंप्रूव होंगे। रही बात ये तो बायोलॉजी का, केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी सेम करिए, डेफिनेटली मार्क्स इंप्रूव होंगे। बाकी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए। कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक जो डिफिकल्ट टॉपिक है, आपको डिफिकल्टी क्रिएट करता है, उसका भी नाम लिखिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक पर वीडियो बनाकर प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।